عثمان بزدار इंशाअल्लाह पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे। शहबाज शरीफ ने बड़ी तंज किया, अजीब सी घटिया सी जबान इस्तेमाल की। मैं उनसे पूछना, शहबाज शरीफ आपका क्या है? आप तो भाई की वजह से बाय डिफॉल्ट बन गए सब कुछ। हमें जनाब साहब की बात पर यकीन है, लेकिन अभी तक कोई अमली मुजाहरा सामने नहीं आया। अगर मेरिट होता मुल्क में तो उस्मान बुज़दार पंजाब का चीफ मिनिस्टर ना हो। असेंबली में मुझे मौका नहीं मिलता, वो बात नहीं करने देते। हमारी मुल्क की मईशत का पहिया सुस्त हो चुका है। ये गालिबन पहली ऑपोजिशन है जो हुकूमत को कह रही है कि हम आपको गिराना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप काम करके दिखाएं। IMF ने भी अपनी पोजीशन में तब्दीली की है। हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द ये एग्रीमेंट भी हो जाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक यशमीन जमाल के साथ। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कल फिर बोले हैं। नमल ग्रेजुएशन सेरेमनी से वहां पर उन्होंने खिताब किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत को बहुत तनकीद का निशाना बनाया, जबकि हमने देखा कि एक मरतबा फिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बहुत भरपूर हिमायत करते हुए वो हमें नजर आए कल की उस तकरीब में, जहां पर वो और भी बहुत सारे उमूर पर गुफ्तगू कर रहे थे। वहां पर उन्होंने एक खुशखबरी भी दी। उनका कहना यह था कि जो सरमायाकार पाकिस्तान से करप्शन की वजह से तंग आकर बाहर चले गए थे, वो एक मरतबा फिर से पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। अपनी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने साबिक वज़ीर आला पंजाब जो कि अब ऑपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ, उनको भी बहुत तनकीद का निशाना बनाया, जबकि एक गिला ये भी करते हुए दिखाई दिए कि ऑपोजिशन उनको ऐवान में बोलने नहीं देती, जिसकी वजह से ये तमाम तर उमूर के ऊपर जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो यहाँ पर इन इशूज पर बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं। कुछ आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि ऑपोजिशन ये जो रवैया इख्तियार करती है जब वो कभी कभार पार्लियामेंट में आ जाते हैं, तो क्या उनको ऐसा करना चाहिए? क्या एज ए लीडर ऑफ द हाउस ऑपोजिशन को नहीं चाहिए कि उनकी बात कम से कम सुन ले, उसके बाद उनकी मुखालफत में कुछ कहना चाहते हैं तो वहीं पर कहें, ताकि अवाम भी एक बेहतर पोजीशन में हो ये फैसला करने की कि किसकी बात में ज्यादा वजन है, बजाय इसके कि एक शोर हंगामा कर दिया जाए और किसी को भी बात करने का मौका ना दिया जाए। जहां पर इस पर बात करेंगे वहीं पर आज के दिन की एक अहम पेशरफ्त, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जनूबी पंजाब सूबे के कयाम के लिए आइन में तरमीम का बिल जमा करा दिया है। कुछ इस पर बात करेंगे क्योंकि ये वादा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह के मोड में दिखाई देती है कि वो अपने इस वादे को पूरा नहीं कर पा रही या नहीं करना चाहती, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने महज ये करारदाद इसलिए जमा कराई है कि पॉलिटिक्स की जा रही है इस इशू पर, और कुछ अपडेट भी लेने की कोशिश करेंगे सानिया साहिवाल पर कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। जो मेहमान शख्सियात हमारे साथ मौजूद है उनको तारुफ करवा देते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन है मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सुलंगी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मेंबर नेशनल असेंबली शाइस्ता परवेज मलिक लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शाइस्ता आपका भी आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर नेशनल असेंबली कवल शौजब कुछ देर में इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद होंगी। मैं सुलंगी साहब आप ही से अगर गुफ्तगू का आगाज कर लूं, नवल में जो खिताब किया उन्होंने यकीनन आपने सुना, जो गुफ्तगू की खान साहब ने उसमें बाकी सारी बातों पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन ये जो गिला किया उन्होंने ऑपोजिशन से, आप नहीं समझते कि इस हद तक तो वो दुरुस्त कह रहे हैं कि जब वो ईवान में नहीं जाते तो तनकीद होती है, ईवान में जाते हैं तो उनको बात ही नहीं करने दी जाती? तो डोंट यू थिंक कि ऑपोजिशन को भी अपने रवैये को रिविजिट करने की जरूरत है? ये बात दुरुस्त है कि तमाम फरीकैन को अपने जो रवैये हैं उन पर गौर करना चाहिए, लेकिन ये शिकायत करना कि जी वो मुझे बात नहीं करने देते, तो वो 5 महीने के बाद पहली दफ़ा तो जलवा अफरोज़ हुए थे। खुद तहरीक इंसाफ ने ये बात जो असेंबली रूल्स हैं उसमें तरमीम करवाई थी, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन आवर रखवाया था, जिसमें हर बार वज़ीर आज़म साहब ने सवालों के जवाब देने थे। तो वो उन वादों का क्या हुआ, उन कवानीन में तरमीम का क्या हुआ? तो वो जब हाजिरी नहीं होते तो फिर वो शिकायत किस चीज़ की कर रहे हैं? पहले नवाज शरीफ साहब के बारे में ये शिकायत होती थी और अब जो है वो इमरान खान साहब को खुद ये कर रहे हैं। और खुद नमल में जो कन्वोकेशन पे जो उनका खिताब था वो बहुत ही नामुनासिब था। ये शिकायत उनको पार्लिमान के फ्लोर पे ही करनी चाहिए। वहाँ पर असद उमर साहब की तकरीर के दौरान शोर जरूर हुआ, लेकिन ये इस तरह से पहले भी बजट सेशंस में होता रहा है। मुस्लिम लीग नून ने पीपुल्स पार्टी के साथ किया था, लेकिन उन्होंने तो कोई इस तरह की शिकायत नहीं की। नहीं, वो गिला ये कर रहे थे कि उनको नहीं बोलने दिया गया, बतौर वजीर आजम उनको ईवान में बोलने नहीं दिया गया।
وہ شروع میں جب الیکشنز ہو رہے تھے اور جب انہوں نے پہلی دفعہ خطاب کیا تھا تو ان کی بات درست تھی، لیکن اس میں بھی وہ پوری طرح سے درست نہیں تھی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے تو وہ تقریر بیٹھ کے سنی تھی اور بلاول بھٹو نے تو اس پہ نسبتاً ایک پازیٹیو ان کا ایک نقطہ نظر تھا۔ یہ تو بعد میں حالات جو ہے وہ زیادہ خراب ہوئے، لیکن ان حالات کو خراب کرنے میں پی ٹی آئی کو اپنی ذمہ داری بھی قبول کرنی چاہیے۔ جس طرح سے ان کے معاون خصوصی نعیم الحق صاحب نے ٹویٹ کیے اور جس طرح سے باہر آ کر انہوں نے تقریر فرمائی، تو وہ یہ حکومت پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، ان کو ماحول کو ٹھنڈا کرنا چاہیے اور خود حزب اختلاف کو بھی ان کی وکٹ پہ نہیں کھیلنا چاہیے کہ وہ جواب اور لے جواب والے بالکل ٹھیک ہے۔ میں شائستہ کو گفتگو میں شامل کر لوں کہ کیوں یہ رویہ جو ہے جس پر گلہ بھی کر دیا پرائم منسٹر نے، کیوں یہ رویہ اختیار کیا آپ لوگوں نے؟ آپ لوگ تو ہمیشہ خود کہتے ہیں کہ آپ لوگ میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو اگر قائد ایوان آ ہی گئے ہیں ایوان میں تو ان کو بات تو کرنے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو یشوین، آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا اور اپنے پروگرام میں بلایا۔ دیکھیں، میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میں یہ کہتی ہوں کہ اگر وہ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی اور شکایت مسلسل ہو بھی رہی ہے۔ اب دیکھیں، میرے بھائی نے بہت اچھی طرح کھل کے ایک بات کی ہے، بجٹ سپیچز میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے اور یہ کیوں بھول گئے؟ ابھی کوئی جو جولائی میں پیش ہوا ہے تو ان کو ایک ممبر پھاڑ کے ہمارے فائنانس منسٹر کے منہ پہ وہ پیپرز پھینک رہے تھے اور بہت زیادہ ہمیشہ ہی جیسا انہوں نے کہا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، ہم تو اپنی جگہ پر بیٹھ کر احتجاج کر رہے تھے۔ اور دوسری بات دیکھیں، یہ ذمہ داری ٹریجری بینچز کی ہوتی ہیں کہ وہ ہاؤس کو کس طرح چلاتے ہیں، لیکن یہاں میں آپ کو یاشوین بتاؤں کہ میں نے یہ پہلی دفعہ، میری تو دوسری ٹرم ہی ہے، لیکن یہ میں نے پہلی دفعہ سن رہی ہوں اور دیکھنے کا بھی اتفاق ہو رہا ہے کہ جو ٹریجری بینچز ہیں وہ اپوزیشن کا رول ادا کر رہی ہیں۔ ان کے پاس پہلے ایک شخص تھا، پھر 2 ہوئے، اب اللہ کے فضل سے ایک اور صاحب آ گئے ہیں، کورٹ سے ان کے کیسز پتہ نہیں فارغ ہوئے ہیں، کلیئر ہوئے ہیں، وہ بھی آ گئے، اور ان لوگوں کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایوان میں بزنس آگے نہ چلے۔ دیکھیں، یہ وہی ایوان ہے جس پہ آپ لانتے بھیجتے رہیں، یہ وہی ایوان ہے جس کی دیواروں پہ آپ اپنے گندے کپڑے ٹانگتے رہے ہیں، یہ وہی ایوان ہے جس پر آپ چڑھائی کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ اس وقت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہم گریبان سے گھسیٹ کے باہر لاؤ۔ تو یہ وہی لوگ ہیں نا، آج جب ان کو اور جب نہیں، لیکن دیکھیے نا شائستہ، آپ بھی تو وہی لوگ ہیں نا، جب یہ گو نواز گو کا نعرہ لگاتے تھے تو آپ ناراض ہوتے تھے، آج آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر کے لیے گو نیازی گو کہیں اور یہ ناراض نہ ہو، یہ بھی تو بات نہیں بنتی نا۔ نہیں، بات سنیں یاشوین، یہ حکومت میں ہے، ناراض ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن ہاؤس کو چلنے نہ دینا اور اگلے دن اپنے ٹریجری بینچز کے ڈسکشن ہونی تھی، بجٹ جو بھی انہوں نے وہ بجٹ پیش کیا ہے اس پہ، تو ان کا ایک ممبر کو ٹائم دیا جاتا ہے اور وہ غلیظ زبان اور بدتمیزی کرتا ہے فل فورس میں۔ تو دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا، کام ان کا ہے کہ ایوان چلے، ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے۔ ہم تو موقع اپوزیشن تو ڈھونڈتی ہے پروٹیسٹ کرنے کے، لیکن اگر یہ اس میں ایسا کریں گے اور ہم سے بڑھ کر کنٹریبیوٹ کریں گے تو مجھے بتائیں، آج 6 مہینے ہو گئے ہیں یشوین، یہاں پہ کوئی ایک لیجسلیشن یہ بتا دیں ہے، اس دن بھی ہماری ممبرز ایک ہاتھ میں لہراتی رہی ہیں کہ یہ کاغذ ہے، اس پہ ساری بزنس آف دا ہاؤس لکھی ہے۔ خدارہ آپ اپنے ممبرز کو کہیں کہ وہ اب کنٹینر پہ نہیں ہیں یا وہ جلسے میں نہیں ہیں، اجازت دیجیے شائستہ، پوچھ لیتے ہیں کنول سے کہ کیوں یہ کنٹینر سے نہیں ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، میں ذرا آپ نے ایک منٹ مجھے یہ بتائیں کہ کل بھی جو سپیچ تھی نمل میں، وہ کیا کسی پرائم منسٹر کی سپیچ تھی؟ وہ کسی جلسے میں کھڑے تھے یا وہ اکیڈیمیا کے سامنے کھڑے تھے؟ اور ان کو دیکھیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو کیا بات کرنی ہے، اپنے اکیڈیمیا کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا بات کرنی ہے۔
असेंबली में खड़े होते हैं तो क्या बात करनी है, चलें। उनके I've ऊपर taken से your वो point. जो है ना वो खत्म ही I नहीं have हो taken रहा। your point. मैं have taken your point शाइस्ता। कवल ये जो बात आखिर में, बाकी भी चीज़ों पे आप जरूर कमेंट कीजिए, आप पॉइंट्स ले रही हैं, लेकिन जो शाइस्ता ने आखिर में बात की ना, बहुत लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि कल खान साहब ने जो गुफ्तगू की वो फोरम नहीं था उस गुफ्तगू का। आप यंग नौजवानों से, उन लोगों से बात करें जो फ्यूचर है आपके मुल्क का, आप उनसे कोई उनके मुस्तकबिल के बारे में बात करें, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उन्हें मोटिवेट करें, बजाय इसके कौन चोर है, कौन करप्ट है, कौन डाकू है। वही जलसे से खिताब। थैंक यू वेरी मच यशवीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि मैंने बता दूं कि उनको बिल्कुल अच्छी तरह पता है, पाकिस्तान के वो वज़ीर आज़म हैं, ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं, इसी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पहले थे पाकिस्तान के, जो वहाँ पे इस शर्त पे वाइस चांसलर बने कि पहले मेरे मुल्क के लोगों के लिए ऐसी ही यही स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी ला के दो। तो आज वो नमल के सामने जो खड़े हुए थे, ये उन्हीं का ही कमाल है, ये उन्हीं का ही मौजज़ा था जो पाकिस्तान के किसी और रहनुमा को आज तक कभी ख्याल नहीं आया। और जो यूथ सामने उनके बैठी थी, ये वही उनकी गरीब आवाम है पाकिस्तान के, ये वो बच्चे हैं जो कोई बाहर जाके पढ़ नहीं सकते, उन्होंने उनके लिए यहीं पर स्टैनफोर्ड का स्टैंडर्ड ला के खड़ा कर दिया। तो मेरे ख्याल में इनको भूल गया है कि वो किसी गली मोहल्ले में पढ़ के नहीं आए हैं। वो माशाल्लाह दुनिया का वो बंदा है जिसका 18 साल की उम्र से लेके आज तक एक्सपोजर भी है, और तालीम के मामले में आप उनको किसी से कम नहीं समझ सकते। उनको सबसे ज्यादा पता है कि ये जो टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, इसकी सारी इम्प्लीकेशंस क्या है और इसकी डिटेल्स क्या है। पे तो खैर हमने सवाल किया ही नहीं है, बट इन लोगों ने किया ना, मैं इनको बता दूं, इनको भूल गया। नहीं, मेरी बात सुने ना, अब मुझे लेट मी फिनिश। अगर प्राइम मिनिस्टर के प्रोफाइल से इनको टेंशन है तो लेट इट बी, बट द थिंग इज कि जितने पढ़े लिखे और एक्सपोज्ड प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मौजूद है, उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि किस जगह पर क्या बोलना है। आप उनकी स्पीचेस उठाएं ऐवान की, जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, उस ऐवान में उन्होंने जो जो बातें की अपने दौर में अपोजिशन के टाइम पे, वो उठा दे और मुझे कहीं एक भी किसी एक तकरीर में जो उन्होंने ऐवान के अंदर की हो, कोई गाली गलोच या इस तरह की जुबान बता दे जो ख्वाजा आसिफ यूज करते रहे, जो एहसन इकबाल वहां पे खड़े होके बोलते रहे, जो आबिद शेर अली बोलते रहे, और जो इनके दूसरे मेंबर्स बोलते रहे हैं। साद रफीक साहब, जो लोहे के चने वाली उनकी थी बात, और दूसरी जो बातें कुत्तों के बारे में, शेरों के बारे में, मैं देखे ना, आप हाउस की तो ऐसी कोई तकरीर नहीं बता सकती कि मियां साहब ने कोई ऐसी मियां साहब ने 16 मई 2016 को इसी ऐवान में खड़े होकर 1.5 घंटा एक तकरीर फरमाई, जिसमें उन्होंने कहा जनाबे आला ये हैं वो जराए, और आज तक वो प्रूव नहीं कर सके। मैं तो सिर्फ इस वक्त इखलाकियात की बात कर रही हूं, उसी पे बात हुई थी ना, ये कंटेनर की प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई थी, उसी ऐवान में गए थे ना हम लोग। और जो ये कह रहे थे, अभी सुलंगी साहब ने भी पहले फरमाया कि जी ये लोग ये करते थे वो करते थे। आप प्राइम मिनिस्टर जब बने नवाज शरीफ साहब, उनके पहले दिन की स्पीच उठाएं और देखें कि पीटीआई वहां खड़ी होकर प्रोटेस्ट कर रही थी। अच्छा, एक सवाल या नहीं कर रही थी। इससे पहले बिफोर आई फॉरगेट, मुझे जो मैंने पॉइंट्स लिए ना नमल की, क्योंकि आपने बात की ना, आपने कहा कि ये उन्हीं का विजन था जिसकी वजह से ये हुआ। मरियम औरंगजेब ने आज गुफ्तगू में कहा है कि शौकत खानम और नमल की प्रोजेक्शन करते हैं, ये दो भी ऐसे मंसूबे हैं जहां पे नवाज शरीफ के नाम की तख्ती लगी हुई है। उसके बगैर तो नवाज शरीफ की तख्ती के बगैर तो साहब ने अगर अपनी पर्सनल जमीनों में से कोई जमीन गिफ्ट कर दी होती तो हम उनको बहुत उनकी बल्ले बल्ले कर रहे होते। अगर अवाम की, शाइस्ता मुझे बात प्लीज कंप्लीट करने दे, इन अवाम के टैक्स पेयर के पैसों से अगर आपने वो माल बटे सरकार का और दुल्ला की खराब नहीं, तो ना करें ना, ये तो अच्छा, अब दूसरी बात सुने, जो इन्होंने कहा जी मिफ्ता इस्माइल साहब, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ कि कोई जाती हुई हुकूमत 6वां बजट देके चली गई फिस्कल ईयर का, और जो उसके लिए क्वालिफाई नहीं करते थे, और उन्होंने एबनॉर्मलीज दी, एनॉमलीज थी उस बजट में। 1035 अरब रुपए का बजट दे गए और 1900 अरब की वो एलोकेशंस बता के चले गए स्कीम्स में, जिनके लिए इन्होंने 55 अरब भी नहीं रखे हुए थे। सारा रिवाइज करना पड़ा। और उस दिन यशवीन जमाल, उस दिन कोई बजट पेश नहीं हो रहा था, उस दिन रिफॉर्म्स पेश की जा रही थी और प्रो पाकिस्तान पीपल थी। आप पहले सुन लेते, फिर उसके बाद आपको जितनी प्रॉब्लम थी वो आप करते। तो दे दीजिए ना, जो शाइस्ता ने कहा था, किसी ने फिर भी कोई कागज फाड़ के किसी के मुंह पे नहीं मारा, किसी ने वॉकआउट नहीं किया, पूरा मीडिया ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऑपोजिशन इज गोइंग टू वॉक आउट, लेकिन इन्होंने बड़ा मैच्योरली बिहेव किया। देखिए, प्रोटेस्ट ये मैच्योर बिहेव था, ये मैच्योर बिहेवियर था। वो जो बैंड बाजे बज रहे थे, वैसे हमने तो एंजॉय किया, इन्होंने उस सारी बातचीत को म्यूजिकल कर दिया और उससे अंदाजा हो रहा था कि इनका इंटरेस्ट कहाँ है। आगे जिन्होंने बात शुरू की थी वो भी म्यूजिक के बहुत शौकीन है, और जाहिर उन्होंने पीछे बाकियों को भी ट्रेन किया हुआ है, तो वो जो प्रॉपर तरीके से ठापा हो रही थी एक रिदम में। बट आई थिंक
کہ وہ غلط تھا. انہوں نے اسپیکر جن کو یہ جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں اور جن کے پاس یہ جاتے ہیں اپنی اپنی ڈیمانڈز لے کے, انہوں نے ان کے سامنے جا کے شیورٹی دی تھی کہ دونوں سائڈوں سے تسلی سے ایک دوسرے کی بات سنی جائے گی اور یہ اس سے بیک آف آپ نے بھی مکمکہ کر لیا اسپیکر نہیں, صاحب نے ہم آپ نے کے تو بہاف پہ یہ مکمکہ ہوتا ہے. یہ مکمکہ ہی ہے نا کہ آپ ہمیں بولنے دیں. نہیں یشوین, بات کو پورا سمجھے نا. دیکھیں ایک پوری وہاں پہ کمیٹی بنی ہوئی ہے, اپوزیشن کی بھی ہے اور ٹریجری بینچز کی, جو جا کے اسپیکر کے سامنے ایگری کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے بزنس چلانا ہے ہاؤس کا, ہم وہاں پر کوئی اس طرح کا نہیں چلائیں گے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. اب اگر یہ اپنا عہد توڑتے ہیں اور اپنی بات کو ختم نہیں کرتے, پھر ان کے اوپر کوئی ان کو رائٹ نہیں ہے کہ یہ پھر بعد میں بیٹھ کے پروٹیسٹ کریں اور اس پہ بات کریں گے تنقید کہ کریں. ایوان اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو معاملات کہاں جائیں گے. ول ٹیک اے ویری شارٹ بریک ہے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. مرتضیٰ سولنگی صاحب, بیفور وی موو آن, ایک سوال تو جو ابھی کنول نے گفتگو میں بہت ساری باتیں کی, ایک بات تو خاصی ویلڈ نہیں کی انہوں نے. ایک تو یہ کہ آف کورس خان صاحب جو ہیں خود آکسفورڈ کے گریجویٹ ہیں, تو بہت ساری چیزوں میں شاید ان کی اس طرح سے رہنمائی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ وہ وہاں پر ینگسٹرز سے خطاب کر رہے تھے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا مستقبل سنبھالنا ہے, تو ان کو اگر کچھ ایسے حقائق سے آگاہ کر دیا خان صاحب نے تو کیا برا کیا؟ دیکھیں جی, ایک دو باتیں جو میری بہن نے کی, انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تختی لگانے کی جو بات تھی نواز شریف کی, وہ انہوں نے اپنی کوئی ذاتی زمین نہیں دی, نہ شوکت خانم نہ نمل میں. یہ بات بالکل انہوں نے ٹھیک کی, میں ان کی اس بات سے متفق ہوں. لیکن انہیں اس بات کا بھی ادراک ہوگا کہ یہ دونوں ادارے عمران خان نے بھی اپنی کوئی ذاتی پیسے لگا کر نہیں کیے, وہ پاکستانی عوام کے اور دوسرے جو مخیر حضرات ہیں ان کے پیسوں سے ہی لگے, وہ عمران خان کی ذاتی پیسوں سے نہیں لگے. وہ جتنے بھی خیراتی کام انہوں نے کیے جو بڑے اچھے کام ہیں جن کی تعریف ہونی چاہیے, لیکن وہ پیسہ ان کا ذاتی نہیں ہے. دوسری جو بات ہے بجٹ کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی, اس میں آپ بات کر لیں, میں خاموش ہو جاتا ہوں. نہیں سولنگی صاحب مکمل کیجئے. انیشیٹوز کی بات ہوگی تو باقی لوگوں کے انیشیٹوز کی بات بھی ہوگی. دوسری بات جو بجٹ کے حوالے سے تھی, یہ میرے خیال میں پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں اور خاص طور پر بجٹ کے حوالے سے جو پارلیمانی تاریخ ہے اس میں انوکھا واقعہ تھا کہ 2 دن پہلے آپ نے بجٹ پیش کیا, ضمنی بجٹ, اور اس پر بغیر بحث کے اجلاس پروروگ کروا لیا. اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی. کیا جو وزیر اعظم صاحب تھے ان کا غصہ اتنا تھا کہ جی وہ آپ اجلاس ملتوی کروا دیں تاکہ پروڈکشن آرڈر کا مسئلہ نہ ہو, اور یہ جو صاحبان ہیں جو پروڈکشن آرڈر پہ آئے تھے وہ کہیں اور جا کر بیٹھیں؟ کیا اس کا مقصد تھا؟ یہ آپ دونوں بہنیں جو ہے وہ میری رہنمائی کریں. باقی جہاں تک بات ہے نمل میں بات کی اور آکسفورڈ کی, تو بات یہ ہے کہ علم ڈگریوں میں نہیں ہوتا اور آکسفورڈ میں لازمن نہیں ہوتا. ہمارے جتنے بھی اسکالرس رہے ہیں وہ سارے جو ہے وہ آکسفورڈ کے گریجویٹس نہیں تھے. تو علم کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بغیر بھی علم جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے. لیکن جو باتیں انہوں نے وہاں پر کی ان کا علم اور تاریخ سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ بات کہنا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ڈکٹیٹر لائے تھے, اس میں ان کی پوری جو سیاسی تاریخ ہے اس کی نفی ہے. کیونکہ 30 سال کا وہ نوجوان جو جا کر کابینہ میں بیٹھا, وہ ایوب خان اس کو نہیں لائے تھے, وہ سکندر مرزا کی کیبنٹ میں گئے تھے. ایوب خان ان کے ساتھ ہی ایک وزیر تھے, وزیر دفاع کے طور پر. تو نہیں سر, وہ ان کو اپنا بڑا کہا کرتے تھے. دیکھیں یہ بھی تو ان کی جماعت بنانے سے پہلے کی بات ہے. اس کنیکشن کو تو خیر نہیں ڈسکارڈ کیا جا سکتا. اسی طرح سے نواز شریف, یہ نواز شریف ضرور جو اگر آپ بات کریں گی تو پھر میں بھی بات کروں گا. یہ بات نہیں کنول نہیں بات کری سر, مجھے تو اجازت دیجیے نا, مجھے تو پریویلیج دیجیے. یاسمین صاحب اتنی سینسٹیوٹی بھی اچھی نہیں ہوتی. جو باتیں انہوں نے نمل میں کی, ان کا نہ علم سے تعلق ہے نہ تاریخ سے تعلق ہے. اور یہ وہ خود پولنگ ایجنٹ نہیں تھے پرویز مشرف کے صدارتی انتخاب کے, یہ کیا بات کرتے ہیں؟ چلے آپ کی رائے آگئی سر. وہ ایک بات بیفور آئی گو ٹو شائستہ, آپ کامنٹ کرنا چاہتی ہیں ابھی فی الحال اسی پہ کامنٹ کیجیے. یہ جو بجٹ والی بات کی ہے نا سولنگی صاحب نے, یہ شاید واقعی پہلی دفعہ ہوا ہے. سولنگی صاحب کو میں ذرا ایجوکیٹ کر دوں کہ یہ بجٹ نہیں تھا. بجٹ میں اور ریفارم پیکج میں بہت فرق ہوتا ہے. تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ آپ کچھ زیادہ ہی سینسٹیو ہوئے ہیں اور بہت زیادہ پارا اوپر جا رہا ہے, پرابلی آئی ڈونٹ نو کیا ریزن ہے.
हम तो यहाँ पे बड़ी तसल्ली से एक दूसरे से बात कर भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ये जो रिफॉर्म पैकेज होता है उसमें इसी तरह की रिफॉर्म्स लाई जाती हैं। बजट में आपने साथ बजट के जो रेवेन्यू कलेक्शन और उसके इंसेंटिव्स होते हैं ना वो पूरे पेश किए जाते हैं। मुझे इजाजत अगर आप दें कंवल, देखें बिल तो आप लोगों ने पेश किया ना, उसको डिबेट तो होना चाहिए था। तो वो डिबेट होगा ना, इस तरह की अब कोई वो ट्रेडिशन डिबेट नहीं है कि होगा, आप लोगों ने इजलास प्रोरोग कर वो दिया। डिबेट होगा, अब नेक्स्ट 2 वीक चलेगा, डिबेट होगा, उसके बाद एक्सेप्ट होगा और उसके बाद उसके ऊपर सारा होगा, क्योंकि 2 हफ्ते ऑलरेडी चल रहा था, सेशन ऑन गोइंग था। नहीं, सवाल ये नहीं था, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। अच्छा, बिल तो दूसरा आप कुछ कर भी नहीं सकते जब तक वो डिबेट नहीं होगा, लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि सेशन खत्म हो गया बगैर डिबेट के। अब ये तो फिरंगी स्पीकर साहब का इख्तियार है और उनका इस्तेकाक नहीं, है। कि हम लोगों को तो वो जो हुक्म दे देते हैं, हमने अगर वो इसको जारी रखते तो हम पहुंचते हैं वहां पे असेंबली में। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा आपको गिला था कि असेंबली छोड़ के नहीं आती हैं एक दिन भी में। तो नहीं वो तो ठीक है। दूसरी बात जो इन्होंने बात की, वजीर आजम जब थे नवाज शरीफ साहब तो वो हुकूमत कर रहे थे अवाम के ही टैक्सों के पैसे पे, और उन्होंने अगर जमीन दी बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन इमरान खान साहब उस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, और अगर किसी ने इंसेंटिव लेके और अगर मुखैर हजरात से भी पैसे इकट्ठे करके जाके और एक इतना बड़ा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया है, तो ये बाकियों को क्यों नहीं तौफीक हुई जो हुकूमतों में बैठे रहे हैं कि इस लेवल का कुछ बना देते। सोलंकी साहब थोड़ा सा तो मेरे ख्याल में क्रेडिट देना बनता है, इस तरह के काम इतने आसानी से नहीं हो जाते। इजाजत दीजिएगा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके पैसे इकट्ठे करना किसी के लिए आसान नहीं होता। क्रेडिट दिया था। अच्छा इजाजत दीजिएगा शाइस्ता परवेज साहिबा, खान साहब ने अपनी गुफ्तगू में जहाँ बहुत सारी बातें और की, वहीं पे उस्मान बुज़दार की दोबारा बहुत हिमायत की, बल्कि ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने खासा माइंड किया है। शहबाज शरीफ साहब जो बुज़दार साहब के खिलाफ कुछ 1-2 जगह पे गुफ्तगू करते रहे, आप लोग क्यों इस तरह की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग उनके लिए भी करते हैं? डोंट यू थिंक कि उनको काम करने दिया जाना चाहिए? देखें अब आपने याश्वीन इतना कुछ बीच में ये बात हो गई, कंवल ने की है। देखें मैं एक सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट अपनी बहन से है कि जिस तरह इनकी लीडरशिप में ना सुनने की हिम्मत है और ना बर्दाश्त करने की हिम्मत है। देखें ये हुकूमत में बैठे हैं, हमने तो उस दिन पूरा सुना, आप लोग नहीं सुन रहे थे। ये जो भी एक मिनट देख लेना, अब सुनने की हौसला भी है और बर्दाश्त भी करते रहे हैं। आप लोग नहीं सुन रहे थे, वो कहती हैं आप नहीं सुनते। भाई हम लोग तो चुप करके सुन रहे थे सारे। चलें ये इनसे प्रोग्राम कर लें आप खाली। नहीं, थिंक यही से अंदाजा हो जाता है कि कौन सुन लेता है। नहीं वो सिर्फ इतना सा कह रही है कि हम तो बर्दाश्त थे, आपका प्रोटेस्ट सुनते रहे, हमने क्या किया उस दिन ऐवान में? देखें फिर मुझे बताएं फरोग किस लिए कर दिया? अगर बर्दाश्त थी और हिम्मत थी और तनकीद सुन सकते थे तो फिर फरोग किस लिए? वो कह रही है ना कि वो तो स्पीकर का प्रेरोगेटिव है। थी जी, वो उनको कहां से इंस्ट्रक्शंस, वो ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ किस पे करते हैं? देखें याश्वीन, इनको ये बात समझनी होगी कि ये हुकूमत में बैठे हैं और इनको तनकीद सुननी पड़ेगी और इनको बर्दाश्त करने की आदत डालनी पड़ेगी। इनमें को जो आपके सबसे ज्यादा फेवर करते हैं। चलें मुझे आई कम बैक टू यू आल्सो, लेकिन चलें ये पॉइंट इंक्लूड भी कर लीजिए। वो कहती हैं जी आप कंट्रोवर्शियल। अच्छा, और दूसरे मेरी मैं असद कैसर साहब को, शी नोज वेरी वेल कि असद कैसर बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन आफ्टर ऑल वो किसके मतलब की तरफ से वहां बैठे, कस्टोडियन नुमाइंदे किसके? और आप लोगों को फुल वो टाइम देते हैं। हमारा तो इसी बात पे प्लीज कंवल, प्लीज आप उनको तो ना कंट्रोवर्शियल। चलिए शाइस्ता मुकम्मल कर लेंगे जी। शाइस्ता जी देखें ऐसा भी याश्वीन कभी नहीं होता कि अगले दिन जब बजट पे डिबेट होनी हो तो आप आते ही ट्रेजरी मेंबर के एक ऐसे शोला बयान और जो बिल्कुल जिनको कंट्रोल ही नहीं अपने ऊपर रहता, आते ही उनको फ्लोर दे दें कि वो बोलेंगे। आपने आते ही उस दिन मुराद सईद को फ्लोर दे दिया और उन्होंने जो कुछ बोलना था, जो कुछ वो कह सकते थे ऑपोजिशन को, वो उन्होंने कहा। तो उसके बाद ये क्या एक्सपेक्ट करते थे कि वहां ऑपोजिशन क्या बैठी रहती? और एक बात मैं और करूंगी याश्वीन, कि इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जब पैसे इकट्ठे किए तो वो हुकूमत में नहीं थे। तो मेरी अपनी बहन से एक रिक्वेस्ट है कि जब वो हुकूमत में नहीं थे तो लोगों ने उन्हें ट्रस्ट किया और पैसे दिए, लेकिन आप मुझे बताएं कि वो कहते थे कि मैं हुकूमत में आऊंगा तो ओवरसीज पाकिस्तानीज बारिश कर देंगे, पैसे भेज के मेरे पास। और डैम के लिए एक मिनट 1% अभी तक कॉस्ट आई है वैसे रिकवरी में। जी 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 जमा हुई है। हाँ, और यही मैं कहना चाहती हूँ कि 1%, और ये भी पूछ लें कि कितने पैसे आए डैम में जो फॉरेन बाहर से पाकिस्तानियों के आए। याश्वीन वो नहीं आ रहे। व्हाई इज इट आपके मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, सारी दुनिया पैसा दे रही है। शाइस्ता जी अल्लाह कौन, मेरी बात सुने, मेरी बात यूएई पैसे दे रहा है, कतर दे रहा है, सऊदीया दे रहा है,
चाइना दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो गॉड से 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ गए और अभी आप बातें करते हुए आप वैसे ये तो कर्जा है कवर, और ये वही कर्जा है जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। जी नहीं, ये वो कर्जा नहीं, मैं खुदकशी। और एक मिनट मुझे आप बताएं कि प्रेजेंट बोरोइंग फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टुडे कितनी है? आपको पता है कि हम छोड़ के आए थे 3.6 ट्रिलियन पे बोरोइंग और अब है 7.6 ट्रिलियन इन दीज 5 months. Increase of 77%. This is the highest. मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। This is the highest ever. और दबादब नोट छप रहे हैं और बावजूद इसके कि आपने डिवैल्यू किया 30%, उसके बावजूद रेवेन्यू आप कहते हैं कि हमने गेन किया है, लेकिन वो किस तरह चले स्टेट बैंक में आपको जरा डायरेक्ट कर दूं, 30% ओवरऑल डेप्रिसिएशन हुई है रुपए की, हमारे दौर में नहीं हुई, आप ही के दौर में हुई है। 133 पे हमें मिला है 28 से 33 में। मैं आपको हौसला ही बता रही हूँ, 128 से 140 पे जाए तो कितने परसेंट बनता है? 30%। 7% बिठा के आपसे भी सुनेंगे। नहीं आपसे भी सुनेंगे। प्रॉब्लम तो यही है ना आप लोग। अच्छा नहीं, मैं तो आपको आई हैव टू रिस्पॉन्ड यू ना। ब्रेक से वापस आके आपको भी इत्मीनान से सुनेंगे। आप बेफिक्र रहिए। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके नाज़रीन गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले शाइस्ता ने कुछ पॉइंट्स रेज किए थे, कवल यू वांटेड टू रिस्पॉन्ड, अगर ब्रीफली कमेंट कर दीजिए। मैं जरा ये सुबह जुनूबी पंजाब वाला इशू है, उस पर भी आप सबसे कमेंट लेना चाहती हूँ। किसानों ने बोल दिया, मैं जब बोलूँ तो ब्रीफली कमेंट। वो उन दोनों को शिकायत है कि आप सबकी बारी में बोलती नहीं है। चलिए क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट हूँ और वो सारे ऑपोजिशन है, तो मुझे आंसर तो करना है। नहीं आप कीजिए, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 17% बढ़ी है। दूसरा, सारा डेट ट्रांसफर हो गया था नॉर्मल बैंकों से स्टेट बैंक की तरफ, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कम किया तो वो वापस जाना शुरू हो जाएगा, तो चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। दूसरी एक और बात है जो सारे भूल जाते हैं और मैं वहां पे इस वक्त जरूर उसको मेंशन करूंगी, वो है पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा निगलेक्टेड थी फॉरेन पॉलिसी, जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में आइसोलेशन का शिकार था, टेररिज्म का एक लेबल लेके बैठा हुआ था, कोई यहाँ ना इन्वेस्टर आने को तैयार था और ना यहाँ से कोई टूरिज्म के लिए रास्ते खोले थे। ये हमारी लैंडमार्क अचीवमेंट्स हैं इस पाकिस्तान में इस 5 महीने पुरानी हुकूमत की, कि इस वक्त हम लोग पाकिस्तान की जो वैल्यू बनी इंटरनेशनली, और जो ये अभी फरमा रही थी, जिस तरह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और जो उनको वहां पे प्रोटोकॉल मिलता है और जो उनके लिए वहां पर आपने देखा है ओपन, वो तो जाहिर है अब जेलसी में आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सरूर पैलेस में जाके नवाज शरीफ साहब ने पूरा महीना कोशिश की थी, $1 मिलियन से ऊपर नहीं मिला था, लेकिन और जरदारी साहब के दौर में वैसे कोई रिटर्न करने की कोई जरदारी साहब के दौर में जीरो थे, डेड थे इनके ताल्लुकात। अब इस वक्त भले सऊदी और कतर के आपस के ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन आप देख लें कि पाकिस्तान का इस वक्त क्या रोल बना है। गल्फ में भी पाकिस्तान वो कंट्री बना है जो इस वक्त मीडिएटर का भी रोल अदा कर रहा है, सालिस का भी रोल अदा कर रहा है। ईरान वाले इशू में मियां साहब भी गए थे सऊदीया, उन्होंने भी वो किरदार अदा किया था। नहीं, मैं अंडरमाइन नहीं कर रही, लेकिन आप जो ड्यू क्रेडिट जो कुछ हुआ था वो पाकिस्तान की पता थी। गवर्नमेंट का जो चीजें सेलिब्रेट करने वाली हैं, एटलीस्ट उसको वो क्रेडिट मिलना चाहिए और उससे डाइग्रेस नहीं करना चाहिए। करतारपुर एक जबरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है। दुनिया से आइसोलेट हुआ हुआ पाकिस्तान इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया की उसका मरकज बन गया। करतारपुर जी बिल्कुल है। आप लोग क्यों जेलस हो रहे हैं कि आपके दौर में डॉन लीक्स आ गई? मतलब आपके दौर में डॉन लीक्स आ गई, मरियम नवाज ने खलाई मखलूक और क्यों निकाला मुझे के नारे लगाए। उस वक्त भी लोग एजुकेट ही हो रहे होते थे जब इदारों के बारे में, जब इदारों को आप तसादुम की तरफ, अपनी कोर्ट्स को, अपनी फौज को, अब इस पे अब क्या टेंशन है जब अगर दोनों सेम पेज अब इजाजत दीजिए लीड इस वक्त आपकी सिविल गवर्नमेंट कर रही है और जो डेमोक्रेसी का हुसन है वो इस वक्त पूरा हो रहा है, जो आप लोग सिर्फ शोर में चाहते रहे और पीटीआई ने प्रैक्टिकली अब इजाजत दीजिएगा। मुर्तजा सोलंकी साहब, ये आज करारदाद जमा कराई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने साउथ पंजाब प्रोविंस को लेके, वादा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, आप किस तरह से इस मूव को देख रहे हैं पीएमएलएन की? मेरे ख्याल में इस मामले पर अभी तक सियासत ही हो रही है। पहले भी जब जुनूबी पंजाब और बहालपुर सूबे के हवाले से तहरीक पेश हुई थी तो उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। आपके इल्म में है कि अगर कोई सूबा बनना है तो उसके लिए सबसे पहले सूबे की जो असम्बली है वहाँ पर 2/3 अक्सरियत से एक करारदाद जो है वो मंजूर होनी है, तो वो तो हुई नहीं है। अब यहाँ पर आपने पेश कर दी है, पहले पीपुल्स पार्टी ने कर दी थी,
तो मैं नहीं समझता कि इस पे कोई ज्यादा पेशरफ्त होगी। और पंजाब अगर तकसीम होता है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान पीटीआई को होगा, क्योंकि जो सेंट्रल पंजाब है वहां पर तो पीटीआई की अक्सरियत नहीं है, तो इससे मुझे लगता है कि नुकसान पीटीआई को होगा। मुझे कोई इस पे बहुत ज्यादा पेशरफ्त होती हुई नजर नहीं आती। तो ये आप समझते हैं पीएमएलएन की तरफ से भी पॉलिटिक्स की गई फिर? के हर तरफ से ही मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स ही हो रही है। मुझे इसके आसार बहुत कम नजर आते हैं कि इस मामले पर कोई पेशरफ्त होगी। सही। शाइस्ता साहिबा, क्या सियासत कर रहे हैं आप लोग? और दूसरी बात जो कंवल ने कही उस पर जरूर कमेंट कीजिएगा कि अगर कोई भी गवर्नमेंट हो, रिस्पेक्टिव की किसकी हुकूमत है, मुल्क के फेवर में कुछ अच्छा करे तो एक्नॉलेज करने में क्या कबाहत है? देखें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले मुल्क है और सियासत फिर बाद में आती है। हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने तो बल्कि हाथ बढ़ाया था और कहा था कि लेट्स डू अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी। और क्योंकि ये देखें, ये बात तो ये चाहे जो मर्जी कह लें यशवीन, ये इकोनॉमी को नहीं संभाल पा रहे हैं, जो मर्जी ये कह लें, वो तो फैक्ट्स एंड फिगर्स सबके सामने है, ये तो बड़ा क्लियर है ना कि क्या सामने। मैं उस बहस में अभी पढ़ना नहीं चाहती। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट्स के ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ना, आपको पता है मुल्कों से जब बातचीत होती है तो 2-3 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट नहीं आ जाती। जितनी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है ये साइन हुए हुए हमारे ज़माने के काम है जो अब फाइनल स्टेजेस में आ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर अब भी आए तो उससे मुल्क का फायदा होगा और मुल्क के अवाम की बेहतरी होगी, इसलिए उसमें कोई बहस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ अपना रिकॉर्ड क्लियर करते चलें और जो झूठ बोलते हैं ना हर वक्त कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, उससे ज़रा परहेज करें, ज़बानें बंद रखें और काम ज्यादा करें, डिलीवर करें लोगों को। अब आपने कहा जनूबी पंजाब का, देखें हमारा तो इस पे कोई सियासत की बात नहीं है। इन्होंने सारा इलेक्शन इसी बेसिस पे लड़ा है कि जनूबी पंजाब बनेगा और पीएमएलएन ने ये निगलेक्ट किया। ये तो हम इनको इनका हर वादा बताएंगे और इंशाल्लाह इस पे आगे बढ़ेंगे असेंबली में। आप ये क्यों समझ रहे हैं कि ये इस पे आगे पेशरफ्त नहीं होगी? नहीं, इसलिए क्योंकि प्रोसीजर शायद दूसरी तरफ से फॉलो किया गया ना, ये पहले पंजाब असेंबली। नहीं, मेरी बात सुने, जब चाहे ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए, पॉइंट इज के वी वांट टू दिस टू हैपन। ऑपोजिशन कर रही है, आगे हाथ बढ़ाए गवर्नमेंट और इसको आगे फर्दर लेके चले, क्योंकि ये एक इनकी डिमांड थी, ये एक वो नारा था जिसपे ये इलेक्शन जीते हैं और जिसपे ये दावा करते हैं कि इन्होंने आते ही करना था। देखें इनके सारे वादे, एमनेस्टी स्कीम आप वो निकाल के देखें, इन्होंने कहा कि जो वो लेगा उसे बंद कर देना चाहिए और ये बिल्कुल गलत है, हम आते ही खत्म करेंगे। और पूरा प्रोग्राम जो रिफॉर्म दिया गया है वो उस एमनेस्टी के गिर्द घूमता है, क्योंकि शायद जो रूलिंग पार्टी है उनकी जो बहन है शायद उनको एमनेस्टी दिलवानी थी। लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं, एक बात कहना चाहती हूँ यास्मीन, कि ये कोई पॉजिटिव काम करें और डिलीवर करें। अगर मुल्क और कौम के लिए अच्छे होंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छा, वन लाइन में कमेंट कर दीजिए। कंवल के फंसा नहीं दिया नून लीग ने आपको, वैसे ये करारदाद ला से नहीं फिरने देंगे। लेकिन मुझे आप टाइम ही नहीं दीजिएगा, मुझे आप दोनों से बात की है तो मैंने कर दिया। नहीं, ये देखिए पहली बात तो ये कि शाइस्ता साहिबा की आप बात दोबारा चलाइएगा तो इन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि यही वो नैरेटिव था या वादा था जिसपे पीटीआई इलेक्शन जीती है। तो मुबारक को आज ये मान गए पीटीआई जीत कर आई है, तो हम जीत के आए इंशाल्लाह, हमने जो वादे किए हम वो पूरे करेंगे। दूसरी बात ये इन्होंने कहा इकोनॉमी से संभाली नहीं जाएगी, इसलिए कि इकोनॉमी के जितने बड़े ये गड्ढे खोद के गए थे ना, यकीन ही नहीं था कि ये संभाली जा सकेगी। लेकिन टू देयर शॉक एंड हॉरर इंशाल्लाह इकोनॉमी संभाली जा चुकी है और मजीद अब बढ़ेगी। अब टेक ऑफ टाइम है और पॉलिसी जो हम ला रहे हैं जो इनके दौर में बकौल इनके हुई, क्योंकि अब इन्हें भी ख्वाब आने शुरू हो गए या प्रॉब्ली ये जेलस हो रहे हैं। ये क्या है, कभी हमने तो इनके मुंह से इस तरह की ना पॉलिसी सुनी ना टूरिज्म। ऐसे इकबाल साहब को एक टेंशन हुई भी है, कोई काम करो वो जाके ट्विटर पे कहती है तो मैंने किया था, जैसे छोटे बच्चे नहीं करते हैं जी मैंने किया था। किसी ने की हो तो वो क्रेडिट क्लेम भी ना करे, किए हुए थे तो दिखाते ना जी। और इनकी जो क्रेडिबिलिटी थी, शाइस्ता जी कोई नहीं, सुन ले, कोई बात नहीं है। अब जो क्रेडिबिलिटी थी अगर उस पर किसी ने नहीं रिस्पॉन्ड किया और आप करें तो आई डोंट थिंक सो कि क्रेडिट इनको जाना चाहिए। में भी वक्त लगता है, लेकिन वक्त होता तो मैं जरूर इस पे बहस शाह महमूद साहब ने कल ही साउथ पंजाब पे पूरी एक मीटिंग की है।